आज हम समझेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है, जो सोडा वाटर हम पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसमें CO2 गैस विलय की जाती है। तो CO2 गैस पर्याप्त मात्रा में कोल्ड ड्रिंक के अंदर या सोडा वाटर में घुली रहे, उसके लिए क्या करते हैं, बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। क्योंकि दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाकर बोतल को तुरंत ही सील कर दिया जाएगा, और अधिक दाब पर ही बोतल को सील करने से क्या होगा, जो गैस हमने भरी है बोतल के अंदर वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर या सोडा वाटर के अंदर पूरी अधिक मात्रा में घुलनशील होगी और दाब कम हो। क्योंकि हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम ये कहता है कि गैस का आंशिक दाब गैस की विलेयता के समानुपाती होता है। तो दाब अधिक होगा तो गैस की विलेयता भी विलायक के अंदर अधिक होगी, और दाब कम होगा तो गैस की विलेयता भी विलायक के अंदर कम होगी। तो इस प्रकार से जो भी कोल्ड ड्रिंक हम बनाते हैं या जब भी हम सोडा वाटर बनाते हैं तो बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अधिक दाब पर बंद करने से घुली हुई CO2 गैस की मात्रा विलायक में अधिक होगी। अगला है, गोताखोर जब गहरे समुद्र में होते हैं, गोताखोर अर्थात जो समुद्र में नीचे गहराई में कुछ अध्ययन करने के लिए जाते हैं, कुछ खोजने के लिए जाते हैं। तो जब वो समुद्र में गहराई में पहुंचते हैं तो क्योंकि समुद्र में गहराई में पहुंचते हैं तो उनके शरीर के ऊपर चारों तरफ से पानी का दाब बढ़ता जाता है, और जब पानी का दाब उनके शरीर के ऊपर चारों तरफ से बढ़ता चला जाता है तो वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं। ऑक्सीजन मास्क की सहायता से वो गहराई में पानी में सांस लेते हैं। उस सिलेंडर में वायुमंडलीय गैसें भरी होती हैं। वायुमंडलीय गैस जब जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाता है तो पानी का दाब शरीर पर बढ़ता जाता है। पानी का दाब शरीर पर बढ़ेगा तो जो श्वसन से वायु अंदर ली जा रही है, गोताखोर के द्वारा सांस लेने के समय जो वायु अंदर ली जा रही है, क्योंकि दाब बढ़ रहा है तो जो वायु अंदर ली जा रही है उसकी घुलनशीलता रक्त में बढ़ती जाएगी। क्योंकि हेनरी का नियम क्या कहता है कि दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता भी द्रव के अंदर बढ़ जाती है। तो दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता भी रक्त में बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे गहराई में जाता जाएगा गोताखोर, वैसे वैसे उसके शरीर के ऊपर पानी का दाब बढ़ेगा तो जो वायु वो श्वसन के लिए उपयोग में ले रहा है वह वायु रक्त में घुलती जाएगी और उसकी घुलनशीलता रक्त में बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी का दाब बढ़ता जा रहा है। अब वही गोताखोर धीरे धीरे करके ऊपर आएगा तो सतह पर आता जाएगा। अब ऊपर आ रहा है तो उसके शरीर पर दाब कम हो रहा है। जब दाब कम होता है तो जो श्वसन में जो वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण उसने लिया था, वो उन मिश्रण में ऑक्सीजन तो होती है, वह तो गोताखोर के श्वसन के लिए उपयोग में आती ही है, परंतु वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन भी होती है। तो जब गोताखोर ऊपर आता हो, पानी से ऊपर आता है, समुद्र में पानी से ऊपर आता है, सतह की तरफ आता है, तो उसके शरीर पर दाब कम होने लगता है। दाब जब कम होने लगता है तो जो वायु घुलनशील हो गई थी रक्त में, वो रक्त में से और ऊतकों में से बाहर निकलने लगती है। तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसके जब वह घुलती है तब तो कोई तकलीफ नहीं होती गोताखोर को, परंतु जब गोताखोर सतह की ओर आता है और जब दाब कम होता है तो घुली हुई नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। अब जब रक्त में बुलबुले के रूप में गैस बाहर निकलेगी तो उससे क्या होगा, रक्त के प्रवाह में दिक्कत होगी जिससे गोताखोर को तकलीफ होती है, जिससे गोताखोर को अत्यधिक दर्द होता है, और कभी कभी तो वह तकलीफ इतनी अधिक होती है जिसके कारण गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। तो जब दाब बढ़ता है तो घुलनशीलता बढ़ जाती है गैसों की, और जब गोताखोर वापस लौटता है तो रक्त में घुली हुई वायु भी बाहर निकलने लगती है। ऑक्सीजन तो उपयोग में ले ली जाती है, मगर वायुमंडलीय गैसें ही भरी होती हैं उस सिलेंडर में, जिससे गोताखोर सांस लेने के लिए जो अपने साथ लेकर जाता है। तो जब ऊपर आता है तो घुली हुई गैसें बाहर निकलने लगती हैं, जिनमें से नाइट्रोजन अत्यधिक पीड़ादायी होती है। इसलिए आज के समय में क्या किया जाता है कि जो टैंक लेके जाया जाता है गोताखोर के द्वारा अपने साथ, उस टैंक में वायु में हीलियम भी मिला दी जाती है। मतलब वायु में तनुकारी के रूप में हीलियम मिला दी जाती है। वायु को हीलियम मिलाकर तनु किया जाता है, मतलब वायु में हीलियम मिला दी जाती है। वायु में हीलियम इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि हीलियम का अत्यधिक दाब पर
भी रक्त में घुलनशीलता बहुत कम होती है। हीलियम एक ऐसी गैस है जो कि अत्यधिक दाब पर भी रक्त में अधिक मात्रा में घुलती नहीं है, जिसके कारण गोताखोर को बहुत अधिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट हुआ गोताखोर वाला। तीसरा पॉइंट हुआ, अब जैसे हम नीचाई पर जाते हैं, मतलब समुद्र में गहराई में जाते हैं, तो दाब बढ़ता है। उसी तरह से जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, हालांकि जो पहाड़ों पर रहते हैं वो कई सालों से, कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, तो उन्हें तो उसकी आदत हो जाती है। परंतु दूसरे लोग जैसे पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो दाब कम होता जाता है। समुद्र में गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ता है, और ऊंचाई पर चढ़ते हैं या पहाड़ों पर ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। अब वायुमंडल दाब, क्योंकि हेनरी का नियम क्या कहता है, दाब बढ़ने से विलेयता बढ़ेगी गैस की, और दाब कम होने से गैस की विलेयता कम होगी। तो क्या होगा, जब हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के लिए, हर जीव जंतु के लिए जो श्वसन करते हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं पर्वतारोही, उन्हें जब वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो उन्हें थकावट महसूस होती है, या कोई भी पर्वतारोही या जो ऊंचाई की तरफ जाए, जैसे जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं जो ऊंचाई पर है, उन्हें भी थकावट महसूस होती है। तो चलने फिरने की थकावट के साथ साथ श्वसन जब करते हैं तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी वह थकावट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि दाब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है तो रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी कम हो जाती है, अर्थात रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हेनरी के नियम के अनुसार क्या है, दाब बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी गैस की, दाब कम होगा तो विलेयता कम होगी। तो समुद्र में जा रहे हैं तो दाब बढ़ रहा है तो गैस की विलेयता बढ़ती है रक्त में, और पहाड़ों पर जाते हैं या ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो दाब कम होता है तो रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता भी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की विलेयता कम होने से रक्त में ऑक्सीजन की कमी आती है, और रक्त में ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं और उन्हें थकावट महसूस होती है। और कभी कभी यदि ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में कम है रक्त में, तो फिर वे स्पष्टतया सोच भी नहीं पाते हैं, उन्हें सोचने में दिक्कत महसूस होती है। यह स्थिति कहलाती है एनॉक्सिया। सोचने में दिक्कत जो आती है वह स्थिति कहलाती है एनॉक्सिया। और यहाँ ये जो नाइट्रोजन के कारण जो तकलीफ महसूस होती है, नाइट्रोजन जो बुलबुलों के रूप में बाहर नाइट्रोजन के जब बुलबुले बन जाते हैं रक्त में और वह बाहर निकलती है, तो इस वजह से गोताखोर को जो दिक्कत महसूस होती है वह स्थिति कहलाती है बैंड्स। वह स्थिति क्या कहलाती है? बैंड्स। अर्थात गोताखोर को अत्यधिक दर्द महसूस होता है, बहुत अधिक दर्द महसूस होता है, बहुत अधिक पीड़ादायी होती है जब घुली नाइट्रोजन बाहर निकलती शरीर से तब। और जो सोचने की क्षमता कम हो जाती है ऊंचाई पर, किसी भी पर्वतारोही को ऊंचाई पर सोचने की क्षमता में जो कमी आती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण सोचने की क्षमता में जो कमी आती है वह स्थिति कहलाती है एनॉक्सिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पाठ्यनिहित प्रश्न 1.6। प्रश्न में क्या दिया गया है? सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S एक H2S गैस होती है जिसका उपयोग आपने 11th क्लास में प्रैक्टिकल में किया होगा। कहाँ होता है इसका उपयोग? गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण में अर्थात समूहों की पहचान में, अर्थात समूहों की पहचान में इस गैस का उपयोग होता है। और सामान्यतः यह प्रैक्टिकल हम 11th में करते हैं। तो H2S गैस का उपयोग 11th में आपने किया होगा। H2S गैस की सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है, यह एक विषैली गैस है। इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। H2S गैस की जल में STP पर विलेयता। H2S गैस है जिसको जल में विलेय किया गया है और उसकी STP पर विलेयता, STP क्या होती है मैं आगे समझाऊंगी। STP पर विलेयता 0.195 m है। मतलब H2S गैस की जल में विलेयता दी गई है 0.195 m। कैपिटल M है, इसका मतलब जो विलेयता दी गई है वो किस रूप में दी गई है? मोलरता के रूप में दी गई है। जो भी विलेयता का मान दिया गया है H2S गैस की जल में विलेयता का जो भी मान दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है? मोलरता के रूप में दिया गया है। कैसे? क्योंकि कैपिटल M लगा हुआ है, तो कैपिटल M अर्थात मोलरता दी गई है विलयन की। तो हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। ज्ञात क्या करना हमें?
हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक को व्यक्त करते हैं हम किससे, के एच से। अब हमें हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है तो कौन सा सूत्र उपयोग में आएगा, वही सूत्र जिसमें हमारा के एच आ रहा हो। के एच किस में उपयोग में होता है, हेनरी के नियम में। हेनरी का नियम क्या है, P बराबर के एच एक्स। हेनरी के नियम में ही हेनरी स्थिरांक का उपयोग होता है और हेनरी का नियम क्या है, P बराबर के एच एक्स, जिसमें हमें के एच की गणना करनी है। तो इस नियम में के एच की गणना, इस नियम की सहायता से हमें जब के एच की गणना करनी होगी तो P अर्थात दाब का मान पता होना चाहिए और x अर्थात विलेयता का मान पता, x अर्थात विलेयता अर्थात मोल अंश का मान पता होना चाहिए। अब P मतलब दाब और x मतलब मोल अंश, तो किस पदार्थ का दाब और किस पदार्थ के मोल अंश, वह गैस जो हमने विलयन में घोली है, वह गैस जो हमने जल के साथ घोलकर विलयन बनाया है, उसी गैस का दाब होगा ये और उसी गैस की मोल अंश होंगे ये। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि जो मोलरता दी गई है विलेयता के रूप में जो मोलरता दी गई है उससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। H2S की जल में विलेयता कितनी दी गई है, 0.195 m। 0.195 m, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर जल में H2S के 0.195 मोल घुले हुए हैं। इस मोलरता से हम क्या समझेंगे, जो मोलरता दी गई है 0.195 m, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर जल में H2S के घुले हुए मोलों की संख्या है 0.195 मोल, मतलब मोलों की संख्या हमें दी गई है। और क्या दिया गया है, जल का आयतन। जल का आयतन 1 लीटर। अब जल का आयतन 1 लीटर होता है और 1 लीटर जल का जो आयतन होता है वो 1000 ग्राम द्रव्यमान के बराबर होता है। जल जो जिसकी मात्रा 1 लीटर है उसका द्रव्यमान 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। जल जिसका आयतन 1 लीटर है उसका द्रव्यमान 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब दिया गया है एक परिस्थिति STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब मानक। अब मानक परिस्थितियों में जो ताप, टेम्परेचर अर्थात ताप होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है ये। और STP पर दाब कितना होता है, P मतलब प्रेशर। प्रेशर कितना होता है, 1 ATM, एक वायुमंडलीय। या एक वायुमंडलीय किसके बराबर होता है, 101.325 किलो पास्कल के बराबर। या ये जो 1 ATM दाब या 101.325 किलो पास्कल दाब है वो कितने के बराबर होता है, बार में 0.987 के बराबर होता है। बार में इसका इस एक ATM का मान किसके बराबर होता है, 0.987 बार। 0.987 बार भी लगभग बराबर हो सकता है किसके, 1 के। 0.987 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो सकता है। अब हम हेनरी का नियम, क्योंकि हमें के एच की गणना करनी है तो P का मान रखेंगे और X का मान रखेंगे। X का मान अर्थात H2S के मोलों की संख्या। P का मान तो हमें STP दिया गया है तो STP पर दाब दिया गया है, मतलब P का मान तो हमें पता है, परंतु KH हमें निकालना है और X का मान हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो जो भी दिए गए मान हैं उन्हीं मानों की सहायता से हम X का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो X क्या होता है, हमारा मोलंश। किसके मोलंश, जो गैस घोली गई है उसके मोलंश। तो X के मोलंश बराबर X के मोलों की संख्या बटे X के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। H2S मतलब H2S के मोलों की संख्या बराबर H2S के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या। तो सभी अवयव कौन कौन से हैं, H2S है और जल है, अर्थात बटे H2S के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। अब H2S के मोलों की संख्या तो हमें मोलरता की सहायता से प्राप्त हो गई। जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या को सूत्र में मान रख के निकालेंगे। जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जल का द्रव्यमान बटे जल का मोलर द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान तो नहीं दिया गया है परंतु जल का आयतन दिया गया है। जल का आयतन दिया गया है मोलरता के हिसाब से। जल का आयतन, क्योंकि मोलरता दी गई है, मोलरता कितने विलयन के लिए होती है, 1 लीटर के लिए होती है। तो 1 लीटर जल का आयतन है, 1 लीटर जल का आयतन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर या 1000 ग्राम के बराबर होता है।
तो जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे जल का द्रव्यमान बटे जल का मोला द्रव्यमान के सूत्र की सहायता से। जल का द्रव्यमान है 1000 और जल का मोला द्रव्यमान होता है 18। तो इस प्रकार से जल के मोलों की संख्या आएगी 55.55 मोल। और H2S के मोल तो हमें प्रश्न में मोलरता में दिए ही हैं। तो अब हमें जल के मोलों की संख्या भी पता है और H2S के मोलों की संख्या भी पता है। इसे हम आगे सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या है हमारा, H2S के मोल अंश। H2S के मोल अंश हमें निकालना है, तो H2S के मोलों की संख्या बटे H2S के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। अब पहले नीचे जो मान है अर्थात जल के मोल और H2S के मोल, इन्हें हम पहले प्लस कर लेंगे। प्लस करके जो भी आएगा उसको उसको भाग दे देंगे ऊपर जो H2S के मोलों की संख्या है उसमें, अर्थात 0.195 में इन कुल मोलों की संख्या का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0035। तो हमारे H2S के मोलंश को हमने ज्ञात कर लिया। H2S के मोलंश हमने ज्ञात कर लिया। आप गुणा भाग खुद करके देखिएगा, मैं पहले से इसलिए करके रखती हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब हमारा सूत्र क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, KH, हेनरी स्थिरांक अर्थात KH की हमें गणना करनी है। तो हम हेनरी का नियम उपयोग में लाएंगे। हेनरी का नियम होता है P बराबर KH गुणित X। KH की गणना करनी है तो X का पक्षांतर कर देंगे तो X यहाँ बटे में आ जाएगा। तो KH का सूत्र क्या बनेगा हमारा, P बटे X। P H2S अर्थात H2S का दाब बटे X H2S अर्थात H2S का मूलंश। P H2S कितना है 0.987 बार और X H2S कितना है हमारा जो हमने अभी निकाला है 0.0035। इसको इससे भाग देंगे अर्थात 0.987 को 0.0035 से भाग देंगे तो 282 बार आ जाएगा। अर्थात KH का मान अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान कितना आया 282 बार। करके देखिएगा आप। दोबारा प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है पाठ्यनेत्र का 1.7। पाठ्यनेत्र का 1.7 समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1.7 में क्या दिया गया है, 298 केल्विन पर अर्थात 298 केल्विन ताप दिया गया है जिस पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए, CO2 गैस है जो जल में घुली है, जल विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान 1.67 10⁻⁸ पास्कल है, 10⁸ पास्कल है। मतलब KH का मान दिया गया है 1 विलियन में जिसमें जल के अंदर CO2 गैस घोली गई है 298 केल्विन ताप पर। इस विलियन में CO2 गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल दिया गया है। 500 मिलीलीटर सोडा जल, मतलब विलियन का आयतन दिया गया है 500 मिलीलीटर सोडा जल अर्थात जल जिसमें CO2 घोलकर हमने विलियन तैयार किया है उस जल का आयतन कितना है 500 मिलीलीटर है। 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। जो सोडा जल बनाया है उसे बोतल में भरकर बोतल के अंदर दाब कितना लगाया गया है 2.5 ATM। 2.5 ATM पर बोतल को सील किया गया है, मतलब बोतल को बंद किया गया है क्योंकि बोतल के अंदर दाब तो बढ़ाना ही पड़ेगा तभी जो CO2 हम जल में घोल रहे हैं वो उसके अंदर पर्याप्त रूप से घुली रहेगी। तो बोतल को बंद किया गया है किस दाब पर 2.5 ATM अर्थात यह दाब किसका है जो CO2 हम जल में घोल रहे हैं उस गैस का है अर्थात CO2 गैस का दाब है 2.5। अब 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, CO2 कितनी मात्रा में इस दाब पर अर्थात 2.5 ATM दाब पर CO2 कितनी मात्रा में 500 मिलीलीटर जल के अंदर घुली हुई होगी। मतलब CO2 का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। जितनी भी मात्रा में CO2 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में अर्थात जल में घुलेगी 2.5 ATM दाब पर उस CO2 की मात्रा की गणना हमें करनी है अर्थात CO2 के द्रव्यमान की हमें गणना करनी है कि 500 मिलीलीटर जल के अंदर 2.5 ATM दाब पर कितनी मात्रा में CO2 घुलेगी। वो CO2 की मात्रा हमें याद करनी है। पहले तो क्या क्या दिया गया वो देखते हैं। सबसे पहले तो दिया गया KH अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल। अब और क्या दिया गया है, दाब दिया गया है। CO2 जिस दाब पर बोतल के अंदर भरी गई है वो दाब दिया गया है। तो दाब कितना दिया गया है 2.5 ATM। ATM को हमें क्योंकि हमारा ये जो एक बात और बताती हूँ कि जो हेनरी स्थिरांक
की इकाई होती है वह दाब की इकाई होती है। हेनरी स्थिरांक के लिए जो इकाई उपयोग में लाई जाती है वह इकाई दाब की ही इकाई होती है। तो हेनरी स्थिरांक में इकाई उपयोग में लाई गई है दाब की इकाई पास्कल। हेनरी स्थिरांक में इकाई जो ली गई है वो है पास्कल। यह भी दाब की ही इकाई है। अब यदि यहाँ इकाई का उपयोग किया गया है पास्कल में, तो जो दाब होगा जिस पर हम CO2 गैस बोतल के अंदर भर रहे हैं, इसमें इकाई है हमारी ATM में, तो इस इकाई को भी हमें पास्कल में बदलना पड़ेगा। जो इकाई हमें दाब की दी गई है वो है ATM। तो प्रश्न में दी गई दाब की जो इकाई है ATM, उसे हमें बदलना होगा पास्कल में। पास्कल में क्यों? क्योंकि जो दो जितने भी मान होते हैं उन सभी में समान इकाई होनी चाहिए। तो यदि यहाँ KH के मान में जो इकाई है दाब की वो पास्कल है, तो दाब की भी इकाई हमारी पास्कल में होनी चाहिए। तो जबकि दी गई है इकाई किसमें? ATM में। तो इस ATM वाली इकाई को पास्कल में बदलने के लिए हम 101325 अर्थात 1,01,325 का गुणा कर देंगे। ATM वाली इकाई में, दाब की ATM वाली इकाई में जो भी उसका मान दिया गया है उस मान में 1,01,325 का गुणा करेंगे, तो जो भी मान आएगा वो हमारा पास्कल में आएगा। दाब का जो भी मान आएगा वो हमारा किस में आएगा? पास्कल में आएगा। तो ATM को हमने बदल लिया पास्कल में। अब सूत्र में मान रख देते हैं। सूत्र में P बराबर, सूत्र क्या है हमारा? हेनरी का नियम, P बराबर KH इंटू एक्स। यहाँ हमें x, क्योंकि हमें विलेयता की CO2 की मात्रा की गणना करनी है, CO2 की मात्रा की गणना करनी है, अर्थात CO2 कितनी मात्रा में विलेय है, कि CO2 कितनी मात्रा में विलेय है, अर्थात CO2 की विलेयता की गणना करनी है। विलेयता को किस रूप में हमने उपयोग में लिया है? हेनरी के नियम में CO2 की विलेयता को हमने मोल अंश के रूप में लिया है। कल हमने समझा था हेनरी के नियम में जो हमारी गैस की विलेयता है उसको हम किस रूप में मानते हैं? मोल अंश के रूप में मानते हैं। और हमें यहाँ क्या गणना करनी है? CO2 की मात्रा की गणना करनी है। CO2 की मात्रा मतलब CO2 कितनी मात्रा में घुला हुआ है, उसका द्रव्यमान कितना है सोडा जल के अंदर। तो विलेयता की गणना करनी है, CO2 की मात्रा की गणना करनी है, अर्थात हमें CO2 की विलेयता की गणना करनी है। और विलेयता को हमने किस रूप में माना है? हेनरी के नियम में मोल अंश के रूप में माना है। तो मोल अंश का मान हमें ज्ञात करना है। तो मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे? हम KH का पक्षांतर कर देंगे। तो सूत्र क्या होगा? P बटे KH। तो P का मान रख देंगे, ये 2.5 गुणित 101,325 बटे KH का मान 1.67 गुणित 10⁸ तो ये गुणा भाग करके x का मान आ जाएगा 1.517 गुणित 10⁻³ x का मान, अर्थात x CO2 का मान, मतलब CO2 के मोल अंश कितने आएंगे? 1.517 गुणित 10⁻³ अब क्योंकि हमें CO2 की मात्रा की गणना करनी है, CO2 की विलेयता की गणना करनी है, परंतु CO2 का मोल अंश नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है? CO2 की मात्रा पूछी है। तो CO2 की मात्रा हम CO2 के मोल अंश से ज्ञात कर लेंगे, अर्थात CO2 के कितने ग्राम द्रव्यमान घुले हैं विलयन में या सोडा जल में, तो वो हम किससे निकालेंगे? CO2 के मोल अंश से। CO2 का मोल अंश निकला 1.517 गुणित 10⁻³ तो मोल अंश ज्ञात हो गया। अब मोल अंश की सहायता से हम CO2 का द्रव्यमान या CO2 की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। कैसे? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मोल अंश का सूत्र क्या होता है? क्योंकि हमें CO2 का मोल अंश ज्ञात हुआ है, तो CO2 का मोल अंश बराबर CO2 के मोलों की संख्या बटे CO2 के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या। ये तो सूत्र होता है, हमने मोल अंश में पहले ही समझा था। CO2 का मोल अंश बराबर, CO2 के मोल अंश का सूत्र क्या होगा? CO2 के मोलों की संख्या बटे CO2 के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या। अब CO2 के मोलों की संख्या तो हमने ज्ञात कर ली है, नीचे हमें H2O के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो H2O के मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? H2O के मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या बनेगा? H2O का द्रव्यमान बटे H2O का मोल द्रव्यमान। H2O का द्रव्यमान कहीं भी प्रश्न में नहीं दिया गया है, परंतु जल का आयतन दिया गया है। जल का आयतन 500 मिलीलीटर दिया गया है। और 500 क्योंकि 1 लीटर जल के 1 लीटर आयतन का द्रव्यमान होता है 1000 ग्राम, तो 500 मिलीलीटर आयतन का द्रव्यमान होगा 500 ग्राम। जल का 500 मिलीलीटर आयतन दिया गया है, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 500 ग्राम के बराबर होता है। तो इस द्रव्यमान की सहायता से हम जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जल के मोल कैसे आएंगे? जल का द्रव्यमान बटे जल का मोल द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान 500 ग्राम बटे 18 उसका मोल द्रव्यमान होता है। 500 में 18 का भाग देकर आ जाएगा
हमने जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली है 500 में 18 का भाग देकर, जो कि आई है 27.78 मोल। अब हमारा सूत्र क्या है, CO2 का मोलंश बराबर CO2 के मोलों की संख्या बटे H2O के मोलों की संख्या। CO2 के मोलों की संख्या बटे H2O के मोलों की संख्या, ये सूत्र कैसे बना, क्योंकि यह जो हमारा सूत्र है CO2 के मोलंश बराबर CO2 के मोल बटे CO2 के मोल प्लस H2O के मोल, इसमें CO2 के मोल जो हम ज्ञात कर चुके हैं, जो CO2 के मोलों की संख्या का मान है, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि यह मान अत्यंत अल्प है। यह मान कैसा है, अत्यंत अल्प है। CO2 के मोल जो हमने ऊपर ज्ञात की हैं, CO2 के मोल अंश जो हमने ज्ञात की हैं, यह मान अत्यंत अल्प है, अर्थात विलयन में उपस्थित तो है परंतु इसका उपस्थित होना ना के बराबर है। इतना यह मूलांश का मान इतना कम है कि विलयन में इसकी उपस्थिति नगण्य के बराबर है। नगण्य के बराबर है अर्थात ना के बराबर है। तो जो विलयन में CO2 की उपस्थिति या CO2 का मूलांश ना के बराबर है, इसलिए इसे हर में से हटा देंगे, मतलब विलयन में से इसे नगण्य मानकर CO2 के मूलांशों को हर में से हटा देंगे। तो बचेगा क्या, केवल H2O के मोल। तो बचेंगे क्या, केवल H2O के मोल, क्योंकि CO2 का मोलंश का मान बहुत कम है, CO2 का मोलंश का मान बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि CO2 की मात्रा बहुत अधिक कम है विलयन में, जो कि नगण्य के बराबर है। नगण्य के बराबर है अर्थात ना के बराबर है, अतः उसे शून्य मानकर या ना के बराबर मानकर उसे विलयन में से अनुपस्थित मानकर उसे हटा दिया। तो बचेगा क्या, केवल विलयन में H2O। तो हमारा यही सूत्र किस में बदल जाएगा, XCO2 बराबर NCO2 बटे NH2O। ठीक है। अब आगे हमने जल NCO2 बटे NH2O करेंगे। तो XCO2 तो हमने कहा इस सूत्र में हमें XCO2 का मान तो हम ऊपर ज्ञात कर चुके हैं, NCO2 का मान हमें ज्ञात करना है, और NH2O हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, जो हम कर चुके हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, NH2O हमने ये ज्ञात ही कर लिया है, अर्थात जल के मोलों की संख्या हमने ज्ञात कर ली है 500 में 18 का भाग देकर, जो कि आया है 27.78 मोल। ये क्या आया है, NH2O अर्थात जल के मोलों की संख्या। अब हम सूत्र देखेंगे, XCO2 बराबर NCO2 बटे NH2O। नीचे हर में हमारा NCO2 भी था प्लस में, लेकिन उसे हमने हटा दिया। क्यों, क्योंकि उसका मान नगण्य था, अत्यंत अल्प था, इसलिए उसे नगण्य मानकर विलयन में से हटाया हुआ मान लिया। तो बचेगा केवल NH2O। अब NH2O हमने निकाल लिया है, NH2O है कितना, 27.78। XCO2 हम पीछे निकाल चुके हैं, XCO2 हमने कितना निकाला है, 1.517 गुणे 10⁻³ मान रख देंगे सूत्र में। NCO2 का मान हमें ज्ञात करना है। NCO2 का मान जब हमें ज्ञात करना है तो NH2O का हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ बटे में से ये गुणा में आ जाएगा। तो NH2O कहाँ जाएगा, XCO2 के साथ गुणा में आ जाएगा। अब XCO2 का मान भी रख देंगे और NH2O का मान भी रख देंगे, जो हम ऊपर पहले प्रश्न में ज्ञात कर चुके हैं। XCO2 का मान है 1.517 गुणे 10⁻³ और NH2O अर्थात जल के मोलों की संख्या है 27.78 मोल। 1.517 और 27.78 का गुणा कर देंगे, इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो आएगा 42.14 और गुणे 10⁻³ तो NCO2 अर्थात CO2 के मोलों की संख्या हमें ज्ञात हो गई 42.14 गुणे 10⁻³ मोल। अब हमने जो CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात की है, CO2 के मोलों को ही हम बदल लेंगे CO2 के द्रव्यमान में। कैसे बदलेंगे, हमें ज्ञात करना है CO2 की मात्रा अर्थात CO2 का द्रव्यमान। तो कैसे निकालेंगे इसे, CO2 के मोल गुणित CO2 का मोला द्रव्यमान करके हम CO2 का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, जो 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में घुला हुआ है। तो CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो CO2 के मोल हमने ज्ञात किए हैं उसमें CO2 के मोला द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। CO2 के मोल जो हमने ज्ञात किए हैं वो हैं 42.14 गुणे 10⁻³ गुणित CO2 का मोला द्रव्यमान अर्थात 44। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.854। तो CO2 का द्रव्यमान हमारा आया कितना, 1.854 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हुआ 1.7। पाठनिहित का प्रश्न 1.7 हमारा सॉल्व हो गया। अब कल से हम शुरू करेंगे NCERT में अध्याय में, हम कल से शुरू करेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब हमें समझना होगा, अच्छे से समझना होगा,
क्योंकि यदि हम द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब को अच्छे से समझेंगे तो आगे के टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जैसे राउल्ट का नियम, जैसे आदर्श एवं अनादर्श विलयन, जैसे अनुसंख्य गुणधर्म। तो अनुसंख्य गुणधर्म, आदर्श एवं अनादर्श विलयन और राउल्ट के नियम को समझने के लिए हमें द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब को समझना होगा। तो पहले हम कल पहला टॉपिक पढ़ेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब और उसके बाद राउल्ट का नियम। अब आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं।